व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका आउटपुट हमें आइडेंटिफाई करना है क्या आएगा। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने से पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोग्राम प्रॉपर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करी गई है, जो कि नॉर्मल इनपुट आउटपुट को कंटेन करती है कि वो सी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद में void fun int ये एक फंक्शन डिक्लेयर करा गया है, या एक फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर फंक्शन का नाम तो है fun एंड उसके अंदर दो पैरामीटर यूज में आएंगे जिनका डेटा टाइप होगा इंट एंड इंट, मतलब इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर्ड है, इंटीजर टाइप का रिटर्न है, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गए। यहाँ पे रिटर्न जीरो हो गया, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गए, रिटर्न टाइप भी जीरो हो गया, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन तो ठीक है। अब हम चलते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन या विद असाइनमेंट। i इक्वल टू 5, j इक्वल टू 2, ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है। फंक्शन आई जे, ये फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन को कॉल करा है। इसका प्रोटोटाइप तो यहाँ डिफाइंड था, बट क्या इसका प्रोटोटाइप को पूरी तरह डिफाइन कर रखा है नहीं, ये चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए यहाँ पे आगे void fun int i int j, दो पैरामीटर ले रखे आई एंड जे, और दोनों के फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट साथ में खत्म हो गया, मतलब कि फंक्शन का डेफिनेशन भी है और ये कॉलिंग भी सही है, और ये प्रोटोटाइप हो गया। उसके बाद में प्रिंटफ के अंदर परसेंट डी क्या होता है? इंटीजर का डेटा टाइप आइडेंटिफायर। टाइप आइडेंटिफायर आता है कि किस तरह का डेटा प्रिंट में करना था। आई एंड जे इनिशियल इंटीजर टाइप के लगाते थे, लगा दिया हमने रिटर्न जीरो, मतलब फंक्शन तो ठीक है, दोनों दोनों मेन फंक्शन भी ठीक है और एफयूएन भी ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम तो रिटर्न तो सही है। अब देखें इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए इंट आई इक्वल टू 5 है, जे इक्वल टू 2 है। अभी फंक्शन के अंदर आई एंड जे पास करा, फंक्शन को कॉल करा, तो आई एंड जे आ गया, तो आई इक्वल टू 5 इंटू 5, तो हो गया कितना? 25। जे के अंदर क्या आ गया? जे इंटू जे, मतलब 2 इंटू 2 मतलब कि 4। अब प्रिंटअप में इन्होंने पूछा कि परसेंटेज आउटपुट में क्या आएगा? आई एंड जे। आई एंड जे की वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली होगी आई एंड जे। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर तो हो गए कौन से? फॉर्मल पैरामीटर, और ये पैरामीटर कौन से? एक्चुअल पैरामीटर। और यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स की हमने वैल्यू पास करी है। जब भी एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू पास करी जाती है तो फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू तो चेंज हो जाती है, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आई एंड जे जो इस फंक्शन के अंदर थे, इनका स्कोप यही खत्म हो गया, और ये जहां पे दूसरे आई एंड जे आ गए, ये इनका स्कोप यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इनकी अगर वैल्यू यहाँ हम प्रिंट पे लेते तो आउटपुट में आता 25.4, बट यहाँ पर है तो इस मेन फंक्शन के अंदर जो आई एंड जे की वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो आई की वैल्यू क्या है? 5 एंड जे की वैल्यू क्या है? 2। आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में? 5 एंड 2। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास करी गई, ना कि एड्रेस पास करा गया। अगर एड्रेस पास होता तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज को भी इफेक्ट कर देता, बट चूंकि वैल्यू है फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर पास कर गया, तो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू का कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सेकंड ए डॉट बी, वही हम इसके अंदर चेक करते हैं कि प्रोग्राम बिल्कुल सही है कि नहीं। फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही है। सेकंड लाइन में प्रोटोटाइप डिफाइन है एफयूएन का, जिसके अंदर लिखा हुआ है इंट स्टार एंड इंट स्टार। ये स्टार किसको डिनोट करता है? कि दो पैरामीटर्स यूज होंगे इस फंक्शन के अंदर, जो किस तरह के? पॉइंटर टाइप के। पॉइंटर कैसा? इंटीजर। तो ये कौन से टाइप के पैरामीटर्स हो गए? इंटीजर पॉइंटर। इंटीजर पॉइंटर तो मतलब ये फंक्शन डिक्लेयर है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, इंटीजर पॉइंटर। तो इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर ले रखे हैं आई एंड जे, और इनके ऊपर कैलकुलेशन हो रखी है, तो मतलब फंक्शन का प्रोटोटाइप सही है और उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन भी सही है। अब जाते हैं मेन फंक्शन पे। इंटीजर टाइप का रिटर्न बता रखा है यहाँ पे, तो रिटर्न में इंटीजर कर रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गए हैं, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन तो सही है, मतलब ब्लॉक सही है। अब अंदर जाते हैं। आई एंड जे दो वेरिएबल डिक्लेयर है, किस तरह के? इंटीजर टाइप के। डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, फंक्शन कॉल करा गया है, आई एंड जे के एड्रेस पास करे गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर टाइप के इंटीजर हैं पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ पे एड्रेस ही पास होगा। प्रिंटअप में क्या बोला इसने? परसेंट डी आई एंड जे। अब आई और जे का प्रिंट क्या होगा वो हमें डिस्प्ले में देना। देखिए यहाँ पे आई एंड जे का आउटपुट चेक कर रहा है। फंक्शन के अंदर हमने जो पास करा वो क्या कर? आई का एड्रेस एंड जे का एड्रेस, मतलब कि ये कॉल बाय रेफरेंस टाइप का कॉलिंग है, क्योंकि ये कॉलिंग फंक्शन के अंदर जब एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू ना पास करके हम एक्चुअल पैरामीटर्स का एड्रेस पास कर रहे हैं। अब एड्रेस पास कर रहे हैं तो अगर इन एड्रेस के ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन होगी
तो इन एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को इम्पैक्ट करेंगे। तो आई एंड जे का जो एक्चुअल एड्रेस था वो यहाँ पे पास करा। तो यहाँ पे भी इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एड्रेस वैल्यू एट आई। स्टार आई का मतलब क्या है, आई तो पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, तो मतलब कि ऑलरेडी ये एड्रेस को कंटेन करता है। तो स्टार लगा दिया तो स्टार का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ आई। मतलब आई की वैल्यू को आई की वैल्यू से मल्टीप्लाइड कर दो और आई के अंदर उसको असाइन कर दो वैल्यू को। तो क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या आएगी, एड्रेस कुछ भी होगा तो ये वैल्यू क्या आई, लेकिन उसकी 5 एंड 5 कितना हो गया 25। तो आई के अंदर कितना असाइन हो गया यहाँ पे वापस से, एड्रेस ऑफ आई। ये पॉइंटर टाइप का इंटीजर था तो इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन हो गई, इनकी वैल्यू। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय कितने आ गया 25। तो इस एड्रेस के ऊपर क्या स्टोर हो गया 25। उसी तरीके से जे के ऊपर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। तो लोकेशन एड्रेस ऑफ जे के ऊपर क्या स्टोर हो गया, अभी 4। एड्रेस ऑफ आई के ऊपर क्या स्टोर हो गया 25। तो आउटपुट में क्या आएगा 25 एंड 4। क्यों, क्योंकि ये एड्रेस के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है ना कि वैल्यूज के ऊपर। तो एड्रेस के ऊपर जो स्टोर लिखा हुआ था और एड्रेस की वैल्यू चेंज हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू भी चेंज हो गई। ये फॉर्मल पैरामीटर जो है इसके अंदर एड्रेस टाइप के हैं, इसके अंदर एड्रेस टाइप हो रखा ना कि केवल वैल्यू है। तो जब भी इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसका आउटपुट उसके स्कोप से बाहर जाके जहां भी उस एड्रेस का यूज कर रखा है उसको इम्पेक्ट करेगा। तो एड्रेस ऑफ आई अगर मान लीजिए 500 या 106 था तो 106 के ऊपर वैल्यू क्या लिखी हुई थी यहाँ पे 5। तो यहाँ क्या बोल रहा है ये एट वैल्यू एट 106 106 नंबर रजिस्टर के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या होगी 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 25। तो ये क्या आ गया पॉइंटर इंटीजर। ये लेफ्ट साइड में तो ये असाइनमेंट मांग रहा है कि एड्रेस आई जो एड्रेस है उसकी वैल्यू जो होगी वो इससे हो जाएगी। तो एड्रेस इस पर्टिकुलर 106 जो एड्रेस था उसके ऊपर वैल्यू क्या स्टोर हो गई है 25। उसी तरीके से जो हो गया, तो ये हो गया कॉल बाई रेफरेंस का एग्जाम्पल। उसका आउटपुट क्या आना चाहिए 25 एंड 4। क्यों, क्योंकि ये कॉल बाई रेफरेंस है, जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कॉल बाई वैल्यू है। कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, कॉल बाय वैल्यू के अंदर तो हम एक्चुअल पैरामीटर्स के रूप में उसकी वैल्यू को पास कर रहे थे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर हम उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। ओके, अब ए डॉट सी सेम आउटपुट चेक करना हमको, तो फंक्शन चेक करते हैं stdio डॉट h बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन है। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, रिटर्न टाइप इंटीजर है तो रिटर्न टाइप के अंदर रिटर्न वैल्यू क्या कर दी 0, मतलब फंक्शन की बॉडी तो ठीक है। अब जो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिसकी वैल्यू असाइंड है 13.5, तो ये क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। अब फ्लोट के अंदर दो पॉइंटर भी हैं, फ्लोटिंग पॉइंटर्स हैं बी एंड सी, मतलब कि स्टोर करेंगे एड्रेस के ऊपर ये काम करेंगे सब कुछ। बी की वैल्यू क्या है एड्रेस ऑफ ए, इसके अंदर असाइन हो सकता है, और सी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू यहाँ पे बी हो गया। अब यहाँ पे परसेंट यू जो है यू है एड्रेस का आइडेंटिफायर है, तो ये क्या आउटपुट में क्या मांग रहा है एड्रेस, क्या मांग रहा है एड्रेस ऑफ ए बी एंड सी। बी एंड सी क्या है ऑलरेडी एड्रेस है किसी ना किसी वेरिएबल का, और एड्रेस ऑफ बी के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दी हमने ए, एड्रेस ऑफ ए, और सी के अंदर क्या असाइन कर दी बी। तो क्या हो गया सबके अंदर एड्रेस ए का जो एड्रेस था क्या था 1006, तो आउटपुट में क्या आएगा 1006 1006 1006। क्यों, क्योंकि एड्रेस ऑफ ए, इसका एड्रेस तो ये जो था वो पास हो गया। अब पॉइंटर टाइप का वैल्यू पॉइंटर बी है, पॉइंटर फ्लोटिंग पॉइंट का है, तो बी है क्या एड्रेस ऑफ बी को स्टोर करके रखेगा, तो बी की जो वैल्यू आएगी एक एड्रेस की लोकेशन होगी, तो बी के अंदर हमने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या था 1006। उसी तरीके सी की वैल्यू क्या होगी एड्रेस, मतलब बी की जो वैल्यू थी, बी की वैल्यू क्या थी एड्रेस ऑफ ए, तो ये भी आउटपुट में कितना आएगा 1006। अब चलते हैं सेकंड के ऊपर कि परसेंट टैप फ्लोटिंग टैप का जो आइडेंटिफायर है वो यहाँ दे रखा है इसने 5 बार। अब उसके अंदर क्या 1 बाय 1 करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आ गया ए की वैल्यू क्या 13.5, तो डिस्प्ले में क्या सोचेबल क्या आएगा 13.5। उसके बाद में आ रहा है वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या था 1006, और 1006 के ऊपर वैल्यू क्या स्टोर्ड है 13.5, तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा 13.5। जो ये लिखा हुआ था सेम एज इट इज ये हो गया, तो इसका भी वैल्यू हो गया 13.5। अब पॉइंटर बी लगाया हुआ है, तो पॉइंटर बी का मतलब बी तो ऑलरेडी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है फ्लोटिंग टाइप का, तो ये क्या कर रहा है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी,
बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी वैल्यू क्या है, बी के अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है, एड्रेस ऑफ ए। तो क्या बोल रहा है, एड्रेस वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, वो आउटपुट आना चाहिए। तो बी के अंदर सी असाइन हो रखा था, सी के अंदर बी असाइन हो रखा, तो सबका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 13.5। उसका आउटपुट क्या आएगा 1006 1006 1006 एंड 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें इसके अंदर केवल दो चीजें ध्यान रखनी है कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है। यह हमने कॉल बाय वैल्यू था तो इसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आया। यहाँ पे हमारा कॉल बाय रेफरेंस था तो इसके अंदर सारी सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि सारे ऑपरेशन जो हो रखे हैं वो एड्रेस के ऊपर हो रखे हैं। जो ये हमने असाइनमेंट कर रखा है, ये क्या बोल रहा है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई के एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है, वो यहाँ पे असाइन हो गई। उसी तरीके से जे हो गया। और इसके अंदर वैल्यूज असाइन है, ये नॉर्मल फ्लोटिंग वेरिएबल है और ये दोनों के दोनों फ्लोटिंग टाइप के पॉइंटर्स हैं। फ्लोटिंग टाइप का पॉइंटर्स है तो मतलब कि फ्लोटिंग टाइप की जो वेरिएबल्स होंगे उनके एड्रेस को स्टोर ये करेगा। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो नीचे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके अंदर एरर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले चेक करते हैं, इंक्लूड stdi डॉट एच, बिल्कुल सही लाइन है। उसके अंदर वॉइड पास इंट इंट, बिल्कुल एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रखा है जिसके अंदर नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है जिसका नाम है पास, और दो वेरिएबल्स या दो पैरामीटर्स को ये इनपुट में लेगा। इसके बाद फंक्शन आया इंट, रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न में 0 होना चाहिए, तो रिटर्न 0 आ गया। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर यहाँ पे इंटीजर है तो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यहाँ कुछ या तो कोई इनपुट वैल्यू होनी चाहिए या फिर कोई इनपुट वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, आई 35 वैल्यू असाइन है, ए 35 भी डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, के के अंदर कुछ भी असाइन नहीं है। अब यहाँ बोला के इक्वल टू पास आई ए, के के अंदर वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, सेव हो जाएगी जो कि पास फंक्शन रिटर्न करेगा, लेकिन पास फंक्शन तो कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं करता है। तो एरर यहीं पे आ गई, रिटर्न क्या आया, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न एक्सपेक्टेड है बट ये वैल्यू रिटर्न में नहीं है। दूसरी यहाँ पे एरर आ जाएगी कौन सी, वॉइड पास इंट जे इंट बी, यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो प्रोटोटाइप की डिक्लेरेशन का गलत है। इंट सी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि जैसे ब्रैकेट शुरू होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अब चलते हैं बी डॉट बी। सेम क्वेश्चन है, stdio डॉट एच बिल्कुल सही है, फंक्शन का प्रोटोटाइप भी सही है, दो पैरामीटर लेगा ये इनपुट के अंदर और कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका जाके चेक कर लेते हैं हम। इंट मेन फंक्शन है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिटर्न में इंटीजर टाइप की वैल्यू कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस अवेलेबल है। पी एंड एफ दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद इनिशियलाइजेशन, बिल्कुल सही है। अब जी जो फंक्शन था उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो एड्रेस ऑफ पी एड्रेस ऑफ एफ पास कर रहे हैं, पास तो कर रहे हैं लेकिन जो वेरिएबल्स इसके अंदर प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड है वो तो नॉर्मल इंटीजर एक्सपेक्टेड है, ना कि एड्रेस एक्सपेक्टेड है, पॉइंटर टाइप की वैल्यू। अगर ये पॉइंटर होता तो यहाँ पे हम एड्रेस पास कर देते। तो यहीं पे क्या एरर आ गई, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। उसकी जगह पे अगर यहाँ पे इंटीजर के बाद में स्टार लगा होता तो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हो जाते, तब हम एड्रेस ऑफ पी एंड एड्रेस ऑफ आप पास कर सकते हैं। बी डॉट सी इंक्लूड stdi डॉट एच, बिल्कुल सही लाइन है। वुड चेक इंट नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर को हम इनपुट के अंदर तौर पे लेगा, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इंट फंक्शन आया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, इंटीजर टाइप की जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे भी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करना होना कंपलसरी, तो रिटर्न में सही कर रहा है। अब उसके अंदर के डिक्लेयर कर दिया विथ इनिशियलाइजेशन 35 और जेड केवल डिक्लेयर कर दिया। जेड के अंदर हमें वैल्यू पास करेगी चेक के, जबकि हम चेक कर रहे हैं कि चेक तो नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो ये यहीं पे डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर आ गई। या तो सिंटैक्स एरर यहाँ मान लो यहाँ मान लो, लेकिन सी का कंपाइलर 1 by 1 लाइन चेक करता है तो इसी को एरर बता के आपको फ्री कर देगा। इसके अंदर क्या है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। अब आता है बी डॉट डी, इसके अंदर भी हमें आउटपुट चेक करना है। stdio डॉट एच बिल्कुल सही है, वॉइड फंक्शन इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंटर के अंदर पास होगा,
इंट मेन फंक्शन हो गया, रिटर्न 0 हो गया। आई इक्वल टू 35 एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है स्टार जेड, जो कि किसी एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए हमें जेड इक्वल टू फंक्शन एड्रेस ऑफ आई, आई का जो एड्रेस आपने फंक्शन में पास करा ये यहाँ पे चला गया। रिटर्न के अंदर क्या आ रहा है, वे एम ये पॉइंटर टाइप हो गया तो स्टार पॉइंटर +2। देखिए इसके अंदर नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है और यहाँ पे वैल्यू हमने रिटर्न करवा रखी है जो कि जेड के अंदर स्टोर करवा रखी है। तो ये यहीं पे हमारा डिक्लेरेशन सिंटैक्स आ गया। इस एक्सरसाइज में हमसे बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, मतलब कोई प्रोग्राम बनाना में, राइट ए फंक्शन दैट रिसीव 5 इंटीजर एंड रिटर्न द सम। 5 इंटीजर वेरिएबल्स को हमें कीबोर्ड के थ्रू एंट्री करवानी है और आउटपुट में हमें निकालना है क्या, सम, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज नंबर। जो नंबर हम इनपुट में लेंगे उनका सम निकालना है, एवरेज निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एंड कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मेन फंक्शन एंड प्रिंट द रिजल्ट इन मेन। मतलब कि आपको एक अलग से फंक्शन बनाना है ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए, उस फंक्शन को कॉल करना मेन फंक्शन के अंदर और आउटपुट को शो करवाना है मेन फंक्शन के अंदर, ना कि जो फंक्शन आप बनाएंगे उसके अंदर आपको प्रिंट का यूज नहीं करना है, आपको प्रिंट का यूज करना है मेन फंक्शन के अंदर। ओके, तो इसके लिए हमें सबको पता है कि जो वेरिएबल्स आते हैं उसका एक जो फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप हम डिफाइन करते हैं तो केवल एक ही नंबर को रिटर्न टाइप में कर सकता है। इसके लिए चलिए हम सी लैंग्वेज के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो हम सेव कर लेते हैं इसको। CH09-CA.C, ठीक है। सबसे पहले हमें लेना है हैश इंक्लूड stdio.h, नॉर्मल हेडर फाइल है, इंक्लूड CINO.h। stdio.h का यूज करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। CONIO.h का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम हमारे फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं CLR, SCR एंड गैच फंक्शन। गैच फंक्शन का यूज होता है फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट, और क्लियर स्क्रीन का यूज होता है आउटपुट पर जो भी स्क्रीन दिख रही है उसको क्लियर करने के लिए। फाइल को हमने सेव कर दिया। अब हमें प्रोग्राम के अंदर क्या बोला गया है, आपको 5 वैल्यू इनपुट में लेनी है, 5 कीबोर्ड से एंट्री लेनी है। ठीक है, तो हम 5 वैल्यूज इनपुट में लेंगे। तो नंबर 1 आ गया, एंड 2 आ गया, एंड 3 आ गया, एंड 4 एंड 5। अब इनकी वैल्यूज को हमें कीबोर्ड से एंट्री करवानी है। ठीक है, कैसे इनपुट में लेंगे, printf एंटर वैल्यू ऑफ n1, स्कैनएफ का यूज होता है इनपुट लेने के लिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले %d आइडेंटिफायर है इंटीजर वैल्यूज का, तो यहाँ पे लिख देंगे $n1। एम्परसेंड क्या शो करता है, मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल n1। अब सेकंड को यूज में ले लेते हैं, printf एंटर वैल्यू ऑफ n2। नई लाइन के अंदर लेना तो उसके लिए हम /n लगा देंगे फॉर न्यू लाइन। scanf %d %n2, printf एंटर वैल्यू ऑफ n3। सेमीकोलन को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। %d आइडेंटिफायर ऑफ इंटीजर %n3, printf एंटर वैल्यू ऑफ n4, scanf %d %n4, printf एंटर वैल्यू ऑफ n5।
स्कैनर %d, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %n5। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, जो वेरिएबल हमने ले रखा है उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो स्कैन करता है, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट में हमें शो करता है। n1 n2 n3 n4 n5 F2 से हमने सेव कर दिया इसको। Alt F9 फॉर कंपाइल, कंपाइल में कोई एरर नहीं आई है। कंट्रोल F9 आउटपुट एंटर वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। मतलब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम प्रॉपर सही चल रहा है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या आउटपुट में हमें क्या क्या रिटर्न में करना है। रिटर्न में देना है हमें एक तो सम देना है, इंट सम। इंट में एक तो सम टाइप का वेरिएबल हो गया है। एक हमें निकाल के देना है एवरेज। एवरेज जरूरी नहीं है कि इंटीजर में निकले, वो फ्लोट भी हो सकता है। तो फ्लोट में दे दिया हमने एवरेज, और इसका देना है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो दे दिया हमने SD। ये हमें कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट करने हैं तो हमें इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाना पड़ेगा तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन का। इसके अंदर हम देते हैं वॉइड कैलकुलेट। कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर हमें कितने वेरिएबल पास करने पड़ेंगे, 5 वेरिएबल पास करेंगे। किस तरह के, इंट n1 इंट n2 इंट n3 इंट n4 इंट n5। ये हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी जगह पे जो हमने n5 और n सब दिए, इन सबको दिए बिना भी हम इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है, हमें ये बताना होता है कि जो पैरामीटर्स होंगे वो उनका डेटा टाइप क्या होगा। तो ये हमने 5 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स के अंदर पास कर दिए हैं। F2 के थ्रू हम इसको सेव करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका रिटर्न में हमें कुछ देना है, तो रिटर्न के अंदर तभी तो हमने दे रखा वॉइड टाइप का, लेकिन हमें कुछ रिटर्न करना है। अगर इसकी वैल्यू को हम रिटर्न भी दे देते हैं यहाँ पे कि मान लो इंटीजर करेंगे, तो केवल एक ही वैल्यू हमें आउटपुट में देगा। हमें आउटपुट में चाहिए सम भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। तो इन सब चीजों को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसको तो मैं कर देता हूँ वॉइड टाइप की, नॉन रिटर्न टाइप। इसके बावजूद हम वैल्यूज को आउटपुट में लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे, देखिए हम अभी एक नॉर्मल सा फंक्शन कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9। उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को डिनोट करते हैं। मतलब कि M% जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है, N3 जो वेरिएबल है वो किस लोकेशन पे स्टोर्ड है। अगर उसकी लोकेशन को एक्सेस करना है तो उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो हम किस तरीके से इसका आउटपुट को ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते हैं, उसके लिए एक और वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसका नाम बोल देते हैं टेस्ट। ठीक है, ये हमने वेरिएबल स्टोर यहाँ पे कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। और एक इनपुट के अंदर वैल्यू लेते हैं test5 की, printf। एंटर वैल्यू ऑफ टेस्ट, स्कैनफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया इंटीजर, यहाँ पे लिख दिया हमने M% टेस्ट। तो टेस्ट की वैल्यू को इसने यहाँ पे स्टोर कर लेगा। अब एक छोटा सा फंक्शन मैं बना देता हूँ वॉइड टाइप का, वॉइड चेंज की वैल्यू हमें चेंज करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ इंटू वैल्यू, कोई भी वैल्यू आएगी इसके अंदर जाएगी, हम इस वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर देंगे 20। ठीक है, और यहां से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे चेंज। इसके अंदर पास क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट को पास करें, टेस्ट की जो वैल्यू उसको पास कर रहे हैं, वो यहाँ पर आ गया। और इसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे आफ्टर कॉल वैल्यू क्या आएगी, %d, और हमने यहाँ पे दिख दिया क्या,
टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे हमको डिस्प्ले में करवानी है। F2 कर दिया हमने ये। अब इसको हम रन कराते हैं। मिसमैच इंट वैल्यू वॉइड आ गया चेंज CHNG %D। क्या टेस्ट के अंदर वेरिएबल्स के दे रखे हमने टाइप मिसमैच एंड री डिक्लेरेशन ऑफ चेंज। री डिक्लेरेशन ऑफ चेंज CHANGE, इसके अंदर हमने टेस्ट को पास करा है CHANGE, ये वैल्यू सेम लिखी है हमने टेस्ट किस तरीके का ले लिया है वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले लिया। हम इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं एक बार। वॉइड चेंज इंट F2 Alt F9 कंट्रोल F9। ठीक है, ये वैल्यू हमने 1 दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी। अब एंटर वैल्यू ऑफ टेस्ट मांग रहा है, इसकी वैल्यू हम दे रहे हैं 50। एक आफ्टर कॉल वैल्यू क्या आ रही है 50, जबकि मैंने जब इसको करा था उसके बावजूद मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी थी, यहाँ पे चेंज करके 50 कर दी थी। अब इसकी जगह पे अब इसके अंदर यूज करते हैं पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, इंट ये हम कर देंगे स्टार वैल्यू, यहाँ पे एड्रेस आएगा किसका, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए। अब इसको देखिए हम कंट्रोल F9 करते हैं तो देखिए एरर दे दी इसने। एरर क्या दे दी है, टाइप मिसमैच की जो कॉल कर रहे हैं वो, और इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉइंटर क्या करता है, वैल्यू मांग रहा है किसी पॉइंटर की, किसी वेरिएबल की एड्रेस लोकेशन मांग रहा है। तो उसके लिए एड्रेस लोकेशन को हम यहाँ से कैसे पास करेंगे, अगर इसको हम कर देंगे M% कर दिया, कंट्रोल F9 करा, वैल्यू पैरामीटर 1 इन कॉल चेंज, ओके ऊपर हमने कर रखा है, ये हमारा पॉइंटर हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसकी वैल्यू मैंने डाल दी मान लो कि 67। अभी भी वैल्यू 67 आई है। हमने जबकि वेरिएबल भी पास किस तरह के कर दिए हैं, हमने वैल्यूज पास कर दिए पॉइंटर टाइप की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करी है। जो आ रहा है वैल्यू आ रही थी उसकी वैल्यू चेंज करी, लेकिन अगर हम इसको चेंज करेंगे कहाँ पे, अगर एड्रेस यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू एट इसके ऊपर, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। F2 करा मैंने, कंट्रोल F9 करा, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू डालता हूँ 67। आउटपुट में आ गया 20। अब देखिए इसको समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं, छोटी सी चीज चेंज कर देते हैं, ऊपर वाली चीजों को हम कमेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको अभी हम वापस से ओपन कर देंगे। देखिए मैंने टेस्ट की वैल्यू ली, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है नॉर्मल इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया। इसकी जो भी वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे स्कैन के अंदर, चेंज जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम पास करेंगे। उसके अंदर क्या पास करें, टेस्ट का जो एड्रेस था वो पास कर दिया हमने यहाँ पर। तो जो फंक्शन था हमारा चेंज, उसके अंदर क्या है, एड्रेस पास हो रहा है। और हमने क्या करा है, वैल्यू जब क्या आ रहा है, वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यू इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में द एड्रेस ऑफ टेस्ट। जो वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उसका एड्रेस है। और इसके बाद में जैसे हम शो कर रखा है यहाँ पे वेल, इसका मतलब ये कह रहा है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ टेस्ट। एट टेस्ट का एड्रेस अगर मान लीजिए 1020, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम चेंज करें 20 की जगह पे अगर हम कर देंगे 100 कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 100 से। कंट्रोल F9 करा हमने, तो वैल्यू हम पास कर रहे हैं मान लीजिए 98, लेकिन वैल्यू आ रही है हमारे पास में 100। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ा, हमें कुछ भी चीजें यहाँ पे चेंज नहीं करनी पड़ी है। ना तो हम रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं ना ही कुछ और, लेकिन हमने क्या करा, पर्टिकुलर वेरिएबल की जो लोकेशन थी उसकी वैल्यू को वहीं पे चेंज कर दिया। तो अब उसको जो मेन फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पर वैल्यू चेंज होकर के मिल रही है। तो अब अगर किसी फंक्शन से हमें एक
एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न में चाहिए तो क्या करेंगे, हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे। पॉइंटर्स का यूज करेंगे मतलब उसकी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उन सब चीजों को हम चेंज कर देंगे, तो वो चीजें हमारे पास में आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चेंज फंक्शन। अब इसको तो हम कर देते हैं कमेंट कि इसका हमें यूज नहीं है। हमने इसको करा था केवल डेमो टेस्ट के लिए कि कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स को रिटर्न में लेंगे, कैसे लेंगे। अब हम फंक्शन जो बना रहे हैं कैलकुलेट का, उसके अंदर हम वेरिएबल्स ले लेंगे किस तरह के, पॉइंटर। हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है इसका प्रोटोटाइप, उसके अंदर हमने 5 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के कर दिए। अब उसके बाद में हमें एक तो चाहिए सम आउटपुट के अंदर, तो सम जब इंटीजर वैल्यूज लेंगे तो उनका आउटपुट भी इंटीजर ही होगा। तो ये डिक्लेयर कर दिया हमने इंटीजर पॉइंटर। तो इसके अंदर यहाँ पे पास करेंगे हम क्या, एड्रेस। दूसरा हमें निकालना एवरेज, तो एवरेज में क्या है, फ्लोटिंग टाइप भी निकल सकता है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे फ्लोटिंग पॉइंटर। उसके बाद में निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, फ्लोटिंग टाइप का पॉइंटर यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे हम पास करेंगे क्या, ये जो 3 वेरिएबल्स हैं हम यहाँ पे लेंगे। अब एक तो लेंगे सम, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन जो नीचे ले रखा है हमने, इन सब का एड्रेस पास करेंगे किसके अंदर, कैलकुलेट के अंदर। तो किस तरीके से यूज करेंगे इसको, फंक्शन को हम यहां ऐसे पास करेंगे कि 5 तो वेरिएबल्स हमने इंटीजर टाइप के पास कर दिया, n1 n2 n3 n4 एंड n5। ये तो हमारे पांचों वैल्यूज आ गए जो कि हम कीबोर्ड के थ्रू एंट्री लेंगे। उसके बाद में हमें पास करना है क्या, एड्रेस ऑफ सम। तो क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ सम। उसके बाद में पास करना है एड्रेस ऑफ एवरेज, तो क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ एवरेज। उसके बाद में पास करना है एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ SD। ये हो गया हमारा फंक्शन कोड। अब फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कोई रिटर्न टाइप हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, कैलकुलेट नाम का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कर रहे हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया। रिटर्न टाइप हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि हमारा नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, कैसी कैसी चाहिए, इंट n1, इंट n2, इंट n3, इंट n4, इंट n5। ये तो 5 हो गए जो कि हमें वैल्यूज में चाहिए थी। अब यहाँ पर हमने पास कर रखे एड्रेस, तो एड्रेस को पास कर रखा, तो एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस करने वाला चाहिए। तो कैसा चाहिए, हमें पॉइंटर इंटीजर चाहिए। ये आ गया, एड्रेस ऑफ सम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में फ्लोटिंग टाइप का एवरेज आ जाएगा। उसके बाद में फ्लोटिंग टाइप का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, F2 करा, उसके बाद में हमने इसको रन करा दिया, तो कोई भी एरर आई नहीं है। 1 2 3 4 5। आफ्टर द कॉल वैल्यू किसको प्रिंट करवा दिया हमने, यहाँ पे हमने यहाँ प्रिंट करा रखा इस चीज को, जबकि इसको हमें कमेंट कर देते हैं क्योंकि टेस्ट की वेरिएबल के ऊपर तो हम कुछ अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया n1 n2 n3 को। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, सम, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को डिक्लेयर, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, आउटपुट में हम लिखेंगे सम, प्रिंटफ सम ऑफ ऑल नंबर्स। क्या आएगा, %d। किसका आएगा, सम हमारा वेरिएबल था, इसका आउटपुट आ जाएगा। अब सम की वैल्यू के अंदर स्कैन करना, देखिए सम के अंदर हमने n1 n2 n3 n4 को हमने यहाँ पे ऐड नहीं करा, लेकिन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसको। यहाँ जब ऐड कर रहे हैं तो सम का एड्रेस क्या रखा हमारे पास में, ये आ रहा है। तो इसका एड्रेस को एक्सेस करने का क्या होगा हमारे पास में, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट सम। वहां पे क्या करना हमें, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। ये आउटपुट में हमारे पास में चला जाएगा। इसको सम में करेंगे तो इसको F2 करा हमने, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए 1 2 3 4 5, इन सब का सम कितना गया, 5 + 4 9 + 3 12 + 12 14 + 1 15 हो गया। ठीक है, अब इस चीज को समझने का एक और प्रोसेस हम करते हैं कि यहाँ तो हमने डिक्लेयर कर रखा n1 n2 n3 n4 n5, लेकिन यहाँ पे हम सम, इसको कंफ्यूजन से हो सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम इसको दिखते हैं। देखिए एड्रेस ऑफ सम, एड्रेस ऑफ सम,
ये मैंने ये भी लगा दिया है। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास में क्या आ रहा है, एड्रेस ऑफ सम। तो यहाँ पर अब हम यहाँ चेंज कर देते हैं, चेंज करके क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ सम। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर कर रखा है, और यहाँ जब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ये पैरामीटर एड्रेस ऑफ सम कर रहे हैं, सम नाम का वेरिएबल है, उसका एड्रेस यहाँ पास कर रहे हैं। और एक और चीज, जब हमने फंक्शंस बात कर लिया तो ये जो कॉल हो रहे हैं ये तो आ रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये आ रहे हैं हमारे पास में फॉर्मल पैरामीटर्स। तो फॉर्मल पैरामीटर का नाम हमने चेंज कर दिया एड्रेस ऑफ सम। तो हम ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं स्टार का मतलब ये क्या हो गया, एड्रेस ऑफ सम, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सम क्या होनी चाहिए, n1 प्लस n2 प्लस n3 n5, और उसको हमने यहाँ पे आउटपुट में शो कर दिया। अब जब भी हम कहीं पर भी एड्रेस ऑफ सम की मतलब इस एड्रेस की जो लोकेशन आ रही है उसको एक्सेस करेंगे तो वहां पे वो प्रिंट करेगा जो कि ये आ रहा था। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए हम एक वापस से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, कैसे कि क्या कह रहा है ये प्रिंट में, अगर लेंगे कि भैया उसका एड्रेस क्या उसको आइडेंटिटी प्रिंट करवाना है, तो एड्रेस को प्रिंट करवाने का हमारे पास में फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है यू, एड्रेस ऑफ सम, ये आ जाएगा क्या, एड्रेस ऑफ सम। कंट्रोल F9 करा, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए जो हमारा एड्रेस था वो क्या था 65514, उसकी लोकेशन के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर्ड है 15। अब इसको यहाँ ना करके हम एक चीज और कर लेते हैं, ये जो हमने नीचे यहाँ पे प्रिंट करा है, तो जैसे हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा है उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेते हैं, printf एड्रेस ऑफ वेरिएबल सम, सम का एड्रेस क्या है, %u m% सम, ये उसका एड्रेस आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे प्रिंट में दे दिया है। ठीक है, अब ये जा रहा है, इसको हम यहां से तो हटा देते हैं, और यहां प्रिंट करते हैं printf एड्रेस पास्ड इन फॉर्मल पैरामीटर, क्या आएगा %u किस लिए आता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है एड्रेस का, यहां पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ सम, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल F9। तो देखिए एड्रेस ऑफ वेरिएबल सम का एड्रेस क्या दे दिया है 65514, ये हर कंप्यूटर के ऊपर अलग हो सकता है, हर प्रोग्राम का अलग हो सकता है, और एक ही सिंगल प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करने पे भी अलग अलग आ सकता है। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करें, एड्रेस पास्ड इन फॉर्मल पैरामीटर क्या आया 65514, जो वेरिएबल का एड्रेस था वो यहाँ पास हुआ है, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स आर 15, ये हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम एड्रेस पास कर रहे हैं। देखिए लेकिन यहाँ पे हमने M% नहीं लगाया, लेकिन यहाँ ऊपर जब हमने इसको प्रिंट करवाया था ये यहाँ पे हमने M% लगाया था, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर है नॉर्मल इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो एड्रेस टाइप का, पॉइंटर टाइप का, तो इसके अंदर ऑलरेडी ये M% लगा हुआ ही है, तो एड्रेस को डिनोट करो, तो इसलिए यहाँ पे M% लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं आई। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को चेंज कर देते हैं एड्रेस के ऊपर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई है कि अब फ्लोट जो एवरेज आ रहा है, एवरेज कैसे निकालना है, उसकी वैल्यू निकाल देंगे, एवरेज एड्रेस ऑफ एवरेज के ऊपर क्या आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, ये ब्रैकेट बंद हो गया, उसको क्या कर देंगे डिवाइड बाई 5। ठीक है, और ये हमारे पास में आउटपुट में यहाँ चला जाएगा, printf एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स क्या आएगा %f, क्योंकि फ्लोटिंग आएगा, यहाँ पे हमने क्या लेकर रखा था एवरेज, ये चला गया। अब इसको हम कंट्रोल F9 कर देते हैं,
ये एरर आ गई है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया है। सी का बेसिक रूल सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होता है। 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज कितना आ गया 3। 15 डिवाइडेड बाई 5 करा दो 3 आ गया। अब इसको हम एक चीज से और कर सकते हैं। अब जहां पे हमने एड्रेस का सम निकाल लिया है तो हम इन सब चीजों की जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको हम चलिए कमेंट कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं स्टार एवरेज। इन सब का सम हमने कहां पे स्टोर कर दिया है, एड्रेस इस लोकेशन के ऊपर जो स्टोर्ड है वो सेम लोकेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस एम्परसेंट एड्रेस ऑफ सम, मतलब कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सम डिवाइडेड बाई 5। इसका भी आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए। 1 2 3 4 5 15। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पॉइंटर के थ्रू एड्रेस को एक्सेस कर लेते हैं। उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास में सम भी निकल गया और एवरेज भी निकल गया, और हम इस फंक्शन जहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम आउटपुट में क्या शो करवा रहे हैं, हमारे मेन फंक्शन के अंदर। इसके बाद में हमारे पास में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करने के लिए प्रिंटफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल नंबर्स। इसके लिए अभी हमारा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल से कितने भी, अब एक ही फंक्शन के थ्रू कितने भी आउटपुट आप ले सकते हो, कितने भी नंबर्स ऑफ आउटपुट ले सकते हो, किसी भी तरह का आउटपुट ले सकते हो। अब हमें निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू एट स्टैंडर्ड डेविएशन। एच डी क्या शो कर रहा है, एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे एड्रेस ऑफ सम करा था तो हम इसको यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, एड्रेस ऑफ एवरेज, एड्रेस ऑफ एस डी। तो एड्रेस ऑफ एवरेज जब आ रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया क्या, एड्रेस ऑफ एवरेज। तो एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास में हिंट है। हिंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, वर्क आउट द मीन द सिंपल एवरेज ऑफ द नंबर। ये हमने एवरेज तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसके बाद देन फॉर ईच नंबर सब्ट्रैक्ट द मीन एंड स्क्वायर ऑफ द रिजल्ट। अब हमें हर नंबर में से एवरेज को माइनस करना है, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ सम का क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना है, हर किसी का एवरेज माइनस करेंगे और उसको पावर कर देंगे, मतलब कि स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के लिए हमें पावर यूज करना है। पावर यूज करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, मैथ का एक फंक्शन होता है। तो मैथ डॉट एच हेडर फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। मैथ डॉट एच ऐड हो गई। अब इसके अंदर पावर हमें क्या निकालनी है, नंबर क्या था n1 माइनस एवरेज। तो एवरेज क्या है, एड्रेस एट ऑफ एवरेज, ठीक है। हम लिखने का हमारा जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे भी वेरिएबल ले लेते हैं, अदरवाइज इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए इसी के साथ में चलते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन आ गया हमारे पास में, माइनस कर दिया, इसकी स्क्वायर कितना करना है, पावर 2 से, ठीक है। अब इन सब का हमें प्लस करते हुए चलना है। कॉपी कर ली, शिफ्ट इंसर्ट करने के बाद में क्या आ गया, यहाँ पे n2 प्लस शिफ्ट इंसर्ट एडिट, कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट n2, ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास में 4,
और ये आ गया आपके पास में 5। इन सबका 5 का इन सबका एवरेज निकाल दिया आपने, इन सबको माइनस भी कर दिया, पावर भी निकाल दिया। इसके बाद में इन सबका हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लेकिन देख लेते हैं वो वापस से फॉर्मूला कि ये चीज हमने निकाल दी, एवरेज निकाल दिया, सबको माइनस कर दिया, उसके बाद स्क्वायर निकाल दिया। इसके बाद में जो निकला है दोज स्क्वायर रूट डिफरेंसेज, देन वर्क आउट द मीन ऑफ दोज स्क्वायर डिफरेंसेज। अब इसके बाद में इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये सब निकलने के बाद में इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके सब सम हो गए और 5 है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा दिए। तो नॉर्मल सिंपल मैथमेटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। ये कर दिया, डिवाइडेड बाई 5। ये सब करने के बाद में इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या आता है हमारे पास में फंक्शन SQRT, math.h हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया और जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसका आउटपुट में चला गया है। F2 को हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 हमने कर दिया है। N1 हो गया 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसका नॉर्मल सम भी निकल गया, एवरेज भी निकल गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया। तो ये सारा का सारा काम हमने किसके थ्रू करा है, पॉइंटर्स के थ्रू, पॉइंटर्स की हेल्प के थ्रू। तो पॉइंटर्स का यूज क्या है कि हम एक ही फंक्शन के अंदर एक रिटर्न टाइप ना करके मल्टीपल वैल्यू जब हमें रिटर्न रिक्वायरमेंट होती है सी के अंदर, तब हम उसके अंदर यूज करते हैं किसको, पॉइंटर्स को। कि वैल्यू जब पास करेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर तो एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स का पास कर देते हैं। Write a function that receive marks received by a student in 3 subjects and return the average and percentage of these marks। हमें एक स्टूडेंट के मार्क्स रिसीव हुए हैं, मतलब एक स्टूडेंट को मार्क्स आए 3 सब्जेक्ट में अलग अलग, उन मार्क्स की एंट्री लेनी है, उनका एवरेज रिटर्न करना है एंड परसेंटेज रिटर्न करनी है एक सिंगल फंक्शन के थ्रू। और कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मैन एंड प्रिंट द रिजल्ट इन मैन, मतलब कि फंक्शन को कॉल करना है मैन फंक्शन के थ्रू, कैलकुलेशन अलग फंक्शन के अंदर करनी है और आउटपुट हमें शो करवाना है मैन फंक्शन के अंदर। तो उसका सीधा सा सिंपल से इलाज किया, जिससे जो C.A वाला जो एक्सरसाइज हमने सोल्व करी थी उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज को रिटर्न करा था। एक तो रिटर्न में करा था सम को, एवरेज को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इससे पहले अगर अभी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले के अंदर तो केवल हमने कॉल बाय रेफरेंस का यूज करा था, कॉल बाय वैल्यू का भी यूज करा था, सारी वैल्यूज हमने कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू रिटर्न करवाई थी। लेकिन इस वाले फंक्शन के अंदर हम कॉल बाय वैल्यू का भी यूज कर लेंगे, कॉल बाय रेफरेंस का भी यूज कर लेंगे, और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों साथ में कैसे काम करते हैं वो भी हम चेक कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सी के अंदर, फाइल ओपन करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम सेव कर लेते हैं, CH09 _C_B.C फाइल सेव, इंक्लूड stdio.h फॉर हेडर फाइल, इंक्लूड conio.h। अभी तक हम इतने सारे प्रोग्राम बना चुके हैं तो हम फेमिलियर हो चुके हैं कि stdio.h का क्या यूज है, conio.h का क्या यूज है, gtch का क्या यूज है और CLR SCR का क्या यूज है। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप सभी लेक्चर्स को कंटिन्यूअस देखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमें इस के अंदर यूज करना है 3 सब्जेक्ट का स्कोर लेना है। हमने मान लिया कि इंटीजर टाइप की स्कोर ही हमारे पास में आएगी। अब इंटीजर टाइप का स्कोर जब आ रहा है तो उसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज हमें एक तो चाहिए आउटपुट के अंदर क्या एवरेज, और एक चाहिए हमको आउटपुट के अंदर परसेंटेज। तो परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो हमारे पास इनका मैक्सिमम स्कोर भी होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्कोर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पर सब्जेक्ट 100 है, उसके बेस के ऊपर हम देंगे। तो टोटल आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 300। तो उसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन एवरेज के लिए फ्लोट दे देते हैं, फ्लोट एवरेज एंड परसेंटेज। ये हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब हम इनको आउटपुट के अंदर ले लेते हैं, पहले इनकी वैल्यूज को स्कैन करवा लेते हैं। printf enter value of S1, scanf
फॉर्मेट स्पेसिफाई %d और यहाँ पे आगे क्या S1 और ये हमने स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दिया है। सेमीकोलन क्या होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी लैंग्वेज। कॉपी करा, शिफ्ट इंसर्ट, ये हो गया S2 वैल्यू ऑफ S2, ये हो गया S3, ये हो गया S3। F2 हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा के हमें चेक है सोर्स मॉडिफाइड, यस एरर आ गई 2। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ S1 S2 S3, बिल्कुल S2 रह गया यहाँ पे। कंट्रोल F9, S1 का स्कोर मान लीजिए कि 55, 67, 89। ओके, यहाँ तक हमारा पूरा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे कि अब हमें रिटर्न में क्या करना है? एवरेज एंड परसेंटेज। परसेंटेज रिटर्न में करना है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं कि हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करें। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइम होगा फ्लोट। रिटर्न में तो हम क्या लेंगे? एवरेज को, और परसेंटेज को हम एड्रेस की लोकेशन से चेंज करेंगे। यहाँ पे दे देते हैं फंक्शन कैलकुलेट। इनपुट में लेंगे हम तीन सब्जेक्ट का स्कोर, S1 S2 S3 और एक लेंगे फ्लोटिंग पॉइंट का पॉइंटर, और वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? परसेंटेज। देखिए ये जो पैरामीटर जो मैंने लिखे हैं, इन पैरामीटर्स को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि ये फंक्शन का डेफिनेशन के टाइम पे हमने इनको लिखा है। और जब इस फंक्शन को जहाँ कॉल करेंगे उस टाइम पे जो पैरामीटर्स के अंदर पास करेंगे वो पैरामीटर्स होंगे क्या? एक्चुअल पैरामीटर। तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं इससे फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को, तो रिटर्न में हम क्या लेंगे? मान लीजिए कि हम रिटर्न में दे देते हैं इसको एवरेज, फ्लोट एवरेज हम रिटर्न में करवाएंगे। तो यहाँ पे कर दिया हमने रिटर्न में एवरेज चला जाएगा। हम यहाँ पे सेव क्या कर रहे हैं? जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है एवरेज के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे जो कैलकुलेट हमें को रिटर्न में करेगा। और रिटर्न में क्या करेगा? S1 S2 S3 ये तो नॉर्मल वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमने ये क्या करा? एड्रेस ऑफ परसेंटेज हम मांग रहे हैं, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? एड्रेस ऑफ परसेंटेज। ठीक है, F2 हो गया, सेव हो गया। अब हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए तो क्या करेंगे? एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3, इन तीनों सब्जेक्ट का एवरेज निकल जाएगा। तो ये तो हमें रिटर्न में क्या कर देगा? तीनों स्कोर जो आए उनका रिटर्न में दे देगा। इसके बाद में हम यहाँ पे देखिए प्रिंट करवा देते हैं क्या? एवरेज स्कोर इक्वल टू परसेंट टाइप, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप है तो यहाँ पे लिख देंगे हम एवरेज, और यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर भी एंट्री करवा देते हैं। F2 कर दिया हमने। अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं। एक एरर आ रही, कुछ छूट गया हमसे। फ्लोटिंग टाइप का पॉइंटर है, टाइप डिक्लेरेशन, टाइप मिसमैच, री डिक्लेरेशन। S1 S2 S3 और ये फ्लोटिंग टाइप हो गया है, ये फ्लोट चला गया है, ये इंटीजर में चला गया है, रिटर्न में भी चला गया एवरेज। एवरेज चला गया है, हमने यहाँ पे एवरेज को रिटर्न कर दिया। कैलकुलेट CALCULAT, इसका प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर नहीं करा है, प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं। ये अलग अलग कंपाइलर्स की अलग अलग रीजन्स होते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब आगे जाके जैसे सी की लेटेस्ट सी को जब हम कंप्लीट कर देंगे, कंपाइलर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सी का अब लेटेस्ट कंपाइलर आ गया तो उसके ऊपर कैसे काम करना है। हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देना, फ्लोट कैलकुलेट, उसके अंदर क्या पास करेंगे? इंटीजर 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 एंड फ्लोटिंग पॉइंटर। ठीक है, F2 मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा। ठीक है, S1 का स्कोर मान लीजिए मैंने दे दिया 40, ये दे दिया 50 और ये 60, तो इन तीनों का एवरेज निकालूंगा तो जो आने चाहिए मेरे पास में 50। एवरेज स्कोर क्या आ रहा है मेरे पास में? 2895। ये कुछ हमने गड़बड़ दे दी, कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम में मिस्टेक हो गई, उसको चेक कर लेते हैं। एवरेज के अंदर दे दिया हमने S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3, S1 S2 S3।
क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे m% नहीं लगाया है, तो मेमोरी लोकेशन तो पता ही नहीं, कुछ भी गार्बेज वैल्यू निकाली है और जो वैल्यू उसके ऊपर गार्बेज वैल्यू थी वो उसने हमारे पास में आउटपुट में सेंड कर दी थी। अब चेक कर लेते हैं, 40, 50, 60, आउटपुट में आ गया हमारे पास में 50। तो एवरेज तो हमने निकाल दिया जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं उस तरीके से। अब हमें परसेंटेज की वैल्यू को निकालना है, तो परसेंटेज की वैल्यू क्या करेंगे? जो हमारे पास में क्या आया है, यह आ रहा है हमारे पास में एड्रेस, तो इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पर, क्या ना है? परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एवरेज जो आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ये हमने वैल्यू चेंज कर दी है। अब देखिए, ये इसको हमने यहाँ प्रिंट नहीं करा है और वैल्यू रिटर्न में नहीं करवाई है, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट टैब के अंदर क्या भेजते हैं? परसेंटेज ऑफ स्कोर, क्या आएगा? परसेंट टैब कर दिया हमने यहाँ पे और यहाँ दे दिया हमने परसेंटेज, F2 कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया, 40, 50 एंड 60। तो देखिए परसेंटेज के अंदर आ गया हमारे पास में क्या? 0 0 0। क्यों आया है? फ्लोटिंग टाइप है तो इसको फ्लोटिंग टाइप देना पड़ेगा हमें, तो उसको पहले जो सम आया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 से। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग टाइप को अगर किसी आपके पास कैलकुलेशन आ रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का होना चाहिए। 40, 50, 60, इससे पहले 0 क्यों आया था? क्यों? 40 प्लस 50 प्लस 60 कितना हो गया? 150। 150 डिवाइडेड बाय 300, तो आउटपुट में क्या आना था? 0.50। 0.50 आना था, तो क्या हो गया? वो तो एक फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल आ गई, लेकिन इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड करते तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? इंटीजर ही आएगा, तो 0.5 को इंटीजर तो नहीं लेगा, तो क्या कर देगा उसको? 0। अब देखिए हमारे पास में आ गया 50% का स्कोर आ गया। अब इसके अंदर देखिए इस फंक्शन वन में करा क्या है, हम चाहते तो जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट परसेंटेज का पास करा है उसी तरीके से हम एवरेज का भी पास कर सकते थे और हम रिटर्न टाइम में कुछ नहीं लिखवाते तो भी काम चल जाता। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को आउटपुट के अंदर कैसे ले सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स इन फंक्शंस के अंदर। तो ये हो गया प्रोटोटाइप, मतलब कि किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया है कि उस फंक्शन के अंदर इनपुट के अंदर क्या क्या जाएगा। ये जो पैरामीटर्स हैं इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, जहां पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल कहाँ कर रहे हैं? मेन फंक्शन में। कहाँ पे ये चीज आ रही है? ये जो सारे पैरामीटर्स है ये पैरामीटर्स कहलाएंगे कौन से? एक्चुअल पैरामीटर। और ये हो गया फॉर्मल पैरामीटर। तो फंक्शंस के अंदर हमने क्या यूज करा? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अगर हम इसको पास नहीं करते, केवल यही चीजें होती, तो क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू। और ये आ गया तो साथ में क्या हो गया? कॉल बाय रेफरेंस। तो एक फंक्शन को जरूरी नहीं कि केवल कॉल बाय वैल्यू से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं, दोनों को कंबाइंड वर्जन करके भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस फंक्शन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए सी फंक्शन टू इवेलुएट द सीरीज। हमारे सामने एक सीरीज दी गई है, उसको इवेलुएट करना है अप टू 10 टर्म तक उसको इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले तो सीरीज को हम समझ लेते हैं, सीरीज में क्या है। सीरीज में देखिए जैसे फर्स्ट आइटम है उसके बाद में माइनस आ रहा है, सेकंड आइटम आ गया उसके बाद में आ रहा है प्लस, उसके बाद में थर्ड आइटम आया उसके बाद में आ रहा है माइनस, उसके बाद में आ रहा है फोर्थ, फिर प्लस। तो प्लस एंड माइनस के साइन आ रहे हैं अल्टरनेट टर्म के ऊपर। तो जब जब हमारा टर्म नंबर ओड है तो आना हमारा प्लस है, जब जब हमारा इवन नंबर आएगा तब तब हमारा आएगा माइनस। एक तो ये हमारा प्लस एंड माइनस की कैलकुलेशन का काम हो गया, कब हमें एडिशन करना है कब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब उसके बाद में एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, तो पावर ऑफ 7, 5, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले तो हमने लिख दिया टर्म, टर्म के बाद में हमने बोल दिया पावर, उसके बाद में हमने बोल दिया क्या? फैक्टोरियल क्या निकल। जैसे फर्स्ट वाली है
फर्स्ट वाले के अंदर पावर भी 1 आ रही है, फैक्टोरियल ऑफ 1 आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर क्या होगा, पावर आ रही है 3, फैक्टोरियल भी आ रहा है 3। थर्ड वाले के अंदर पावर आ रही है 5, फैक्टोरियल आ रहा है 5। तो अगर हम इनको चेक करें तो 3 जो आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाइड अगर मैं 2 से करता हूँ एंड -1 करता हूँ तो 5 आ जाता है। और इसकी बात जब हम करेंगे तो 2 को जब अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ 2 से एंड -1 करता हूँ तो 3 आ गया। तो मतलब कि जो भी हमारे पास में आइटम होगा उसको इस तरीके से निकालना है, आइटम मल्टीप्लाइड बाई 2 -1, वो उसका पावर और फैक्टोरियल हमने निकाल दिया। अब इसके साथ में हमने यहाँ पे यूज करना है, एक तो फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन करना है, एक पावर फंक्शन का यूज करना है जो कि मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर यूज होता है। तो उसके लिए हम इन सबको पहले चल के हमारे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। इंक्लूड stdio.h, include conio.h, include math.h, f2 सेव कर दिया मैंने फाइल को। इसके बाद हमको एक फंक्शन को प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि फैक्टोरियल निकालेगा। हमने बोल दिया यहाँ पे फैक्ट, और ये इसका पैरामीटर होगा इंटीजर टाइप का। ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन हो गया। इसके बाद में फंक्शन का हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं, डबल फैक्ट इंट नम। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल निकलता कैसे, देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो जो भी नंबर आएगा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रिड्यूस करते हुए ले जाना, मल्टीप्लाइड करते जाना खुद से। तो अब हमें क्या कंडीशन आ गई कि वाइल नंबर की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा, और लूप का इटरेशन कंप्लीट होने के बाद में नंबर की वैल्यू माइनस माइनस होती हुई चली जाए, क्योंकि पहले 5 थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 था, फिर 1 था। अब जो वैल्यूज आ रही है उसको कंपेयर किससे करेंगे, तो उसके लिए हमने डबल टाइप का एक वेरिएबल ले लिया एफ वैल्यू। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमने 1.0 डाल दिया है। क्यों, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट भी 1 ही आता है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया एफ वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई नम। ये सिंपल सा हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला डिजाइन हो गया या फंक्शन डिफाइन हो गया। अब उसके बाद में हम उसको कॉल कहाँ पे करेंगे, तो हम सबसे पहले वही मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। str gtch, ये गैच हो गया। तो सबसे पहले हमें देखा था एक तो वेरिएबल लेना है x जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक वेरिएबल हो गया i, इसकी वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वाइल 10 टर्म तक हमें जाना है ना, तो टर्म 1 तो क्या है, i इक्वल टू जैसे 1 है तो फर्स्ट टर्म हो गई, 10 तक हम इसको लेकर के जाएंगे, तो ये 10 टर्म तक हमारा डिफाइन करेगा, और i को हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया सेव। अब इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, i की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इनपुट में ले लेते हैं x की वैल्यू, printf एंटर वैल्यू ऑफ x। देखिए प्रोग्रामिंग का जो मेन कंसेप्ट है या बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। तो ये हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया कि पावर फंक्शन तो मैथ डॉट एच के अंदर उसको यूज कर रहे हैं, फैक्टोरियल के हमने अलग से फंक्शन बना दिया, उसको हम यहाँ पे सीधा सीधा यूज करेंगे। %x, ये वैल्यू आ गई है इसकी, ठीक है। अब हमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए क्या, पावर डिवाइडेड बाई उतना। तो पावर कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है वो हमारा आई डिफाइन करेगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसको हम बोल देते हैं डबल टाइप की वैल्यू ले लेते हैं। डबल के अंदर बोल देते हैं एक्स वैल्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं, 0.0। और हम यहाँ इसको चेक करते हुए चलेंगे कि कैलकुलेशन में क्या आने वाला है। एक्स वैल्यू
ये आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पावर निकालना है। पावर किसकी, एक्स की। कितनी निकालनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस 1। ये निकल गया इसका पावर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पावर को चेक करके देख लेते हैं कि 10 टर्म तक जाकर आ रहे हैं तो क्या हर किसी के पावर वैल्यू निकल रही है कि नहीं निकल रही है, या आउट ऑफ रेंज जा रही है, या कुछ शॉर्ट पड़ रहा है हमारे पास में। स्लैश एंड न्यू लाइन आ गया। परसेंट एल एफ फोर डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, या वैल्यू किसकी आएगी, एक्स वैल की। इसको हमने कंट्रोल F9 करा दिया है। एक एरर आ रही है हमारे पास में, रिटर्न टाइप चाहिए था इसको। ये फंक्शन जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा था फ्लोटिंग टाइप का, तो रिटर्न में हमको यहाँ पे वैल्यू करनी है। रिटर्न में क्या जाएगा, एफ वैल्यू। F2 कर दिया, इसको हमने कंट्रोल F9 कर दिया। अब भी एरर दे रहा है, अनडिफाइंड सिंबल स्कैन एफ। ओके, स्कैन एफ में कुछ गड़बड़ है, SCANF होना चाहिए था, NAF हो गया। कंट्रोल F9 करा मैंने। 5 की एंट्री अगर मैं करता हूँ तो 5 की पावर 1 तो आ गया 5, 5 की पावर 5 आ गया 125। तो सारी पावर्स मेरे सामने प्रिंट हो गई हैं। ओके ठीक है, पावर्स में मेरे पास में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसके बाद में मैं निकालता हूँ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसी से। तो चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फैक्टोरियल का हमारा फंक्शन है फैक्ट। ये भी क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस 1। अब इसका डिवाइड होकर के जो भी आउटपुट आएगा वो हमारे पास में इसके अंदर आउटपुट में आता हुआ चला जाएगा। इसको करते हैं जैसे 5, तो 5 20 26 15 5 1 देन 0 0 होता हुआ चला गया। ये हमारे पास में फंक्शंस के आउटपुट आ गए। तो मतलब हर स्टेप के ऊपर जो हमारे कैलकुलेशन हो रही है वो हमारे पास में इसके अंदर आ गई है। अब हमें यूज क्या करना है कि फाइनल आउटपुट में क्या जाना है। तो ये एक्स की ये वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब हम एक वैल्यू ले लेते हैं एफ वैल्यू या फाइनल, या इसको बोल देते हैं एस एक्स, साइन एक्स। ठीक है, तो हम साइन एक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, 0.0। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अगर आई के अंदर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो मतलब कि ये है ओड नंबर। ओड नंबर है तो क्या होगा, एस एक्स इक्वल टू एस एक्स प्लस एक्स वैल्यू। अदरवाइज एस एक्स इक्वल टू एस एक्स माइनस एक्स वैल्यू। ये हमारा सीरीज की कैलकुलेशन हो गई। और अब हम यहाँ पे सीरीज को प्रिंट में ले लेंगे सबसे लास्ट में। लेते हुए चलते हैं हर स्टेप के ऊपर क्या आउटपुट आने वाला है। एस एक्स फाइनल आउटपुट हमारे को लास्ट में दिख जाएगा। अब इसको हम कंट्रोल F9 कर देते हैं। एक्स की वैल्यू जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 कर दी है, 10 वैल्यू तक लेके गए, तो लास्ट में क्या आ गया मेरे पास में, -95893 क्योंकि सबसे पहले आ गया मेरे पास 5, उसको माइनस कर दिया -15, फिर +10 हुआ, फिर माइनस हुआ। इस तरीके से लास्ट जो स्टेप आई है हमारे पास में उसको आउटपुट में शो कर देंगे। तो उसको व्हाइल लूप से बाहर निकलेंगे, printf वैल्यू ऑफ साइन %d इक्वल टू %lf। यहाँ तो आ गया मेरा x और यहाँ आ जाएगा एस एक्स, और इसको न्यू लाइन के अंदर मैं डाल देता हूँ। F2 से मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा। अगर 5 की वैल्यू करता हूँ, वैल्यू ऑफ साइन -28922, ये हमने कहीं कुछ मिस्टेक छोड़ दी है, वो चेक कर लेते हैं। %d का एस एक्स आ गया है, पावर ऑफ एक्स ये हो गया है, एक्स वैल्यू आ गई है, एक्स वैल्यू आ गई है, ये प्रिंटफ के अंदर एस एक्स चला गया है। वैल्यू ऑफ साइन %d, वैल्यू इनपुट में हमारे पास में यही आ रही है। ठीक है,
एल एफ जो एस एक्स की वैल्यू आ रही है, फाइनल वैल्यू जो आ रही है उसको हम ले लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि इसके अंदर गड़बड़ क्यों आई थी। 5 वैल्यू ऑफ साइन एक्स आ गया 0.958933 माइनस के अंदर। तो इस तरीके से हमारे सीरीज की वैल्यूज को निकाल लिया, कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसके अंदर फंक्शन का यूज करा है, मैथ डॉट एच फाइल का यूज करा है, और नॉर्मल तरीके से अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप के ऊपर कैलकुलेशन करी है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, गिवन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, 3 वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं। तो राइट ए फंक्शन टू सर्कुलरली शिफ्ट देयर वैल्यूज टू राइट। मतलब एक्स वाई जेड हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 5, वाई की वैल्यू है हमारे पास में 8, जेड की वैल्यू है हमारे पास में 10। तो जब वो सर्कुलरली शिफ्ट करेंगे तो वाई की वैल्यू, सबसे पहले वाई की वैल्यू हो जाएगी 5, वाई की वैल्यू 5 हो गई। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो जेड की वैल्यू 8 हो गई तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो इस तरीके से हमें इसको सर्कुलेट करना है। तो अगर हम इस चीज को नॉर्मल तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेते हैं हम बीच के अंदर, टेम्प या टी ले लिया। टी के अंदर बाय डिफॉल्ट हम सी की जो वैल्यू आ रही है वो असाइन कर देंगे टी इक्वल टू जेड। जेड की वैल्यू को हमने टी के अंदर असाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आ रहा है क्या, जेड के अंदर डाल देते हैं वाई को, वाई के अंदर डाल देते हैं एक्स को, और एक्स की वैल्यू क्या थी, वो आ जाएगी टी की। तो वैल्यू देखिए रिप्लेस हो गई, क्यों, क्योंकि टी के अंदर क्या जो वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे 10। अब एक्स के अंदर क्या डाल, जेड के अंदर क्या डाल दिया हमने वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी पहले 8, वाई के अंदर क्या डाल दिया हमने एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी 5, एक्स के अंदर क्या डाल दिया हमने टी, टी की वैल्यू क्या आसान कर रखी है हमने 10। तो अब आफ्टर स्वेपिंग क्या हो गया, एक्स की वैल्यू तो कितनी आ गई है 10, वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 5, जेड की वैल्यू कितनी आ गई है 8। यही हमें करना था सर्कुलर शिफ्ट के अंदर। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करना है, कैसे करना है, ये हमने केवल सीधी सीधी वैल्यू चेंज कर दी कि कॉल बाय वैल्यू के थ्रू पॉसिबल है कि केवल एक वेरिएबल का यूज करके हम कर दें, या कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू होगा। और कॉल बाय वैल्यू हमें उसके फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर, तब वैल्यू चेंज होगी। तो जब मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे तो हमारे पास में रिटर्न टाइप की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, एक फंक्शन तो केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको अब इसके ऊपर हम चेक कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, या फंक्शन में बना देता हूं void सर्कुलर स्वैप या सर्कुलर शिफ्ट। इसके अंदर हमारे 3 वेरिएबल जाएंगे, कैसे, इंट 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 void main, ये हमारा फंक्शन हो गया। ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा और ये स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा अपने पास में। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं हम कि void सर्कुलर शिफ्ट। इंट आ गया मेरे पास में ए, इंट आ गया मेरे पास में बी, इंट आ गया मेरे पास में सी। हमने एक वेरिएबल लिया बीच में टेम्परेचर टी। ठीक है, अब हमने टी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर दिया, सी को सेट कर दिया हमने। सी के अंदर हमने क्या एंट्री कर दी बी, बी के अंदर क्या कर दिया ए के अंदर क्या डाल दिया वापस से टी। अब हम यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर चेक कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना ए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी की वैल्यूज को हम यहाँ पे प्रिंट में दे देंगे।
ये बी आ गया और ये सी आ गया। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप, आफ्टर शिफ्ट, ये इसके अंदर भी डाल देते हैं। ए बी सी, लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जाके सॉल्यूशन निकलेगा। बीच में ऐसा नहीं सोचना कि क्या कैलकुलेशन निकल रही है। अभी तो ये पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हमें कॉल बाय वैल्यू के थ्रू कैलकुलेशन करनी है या कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। अभी आ गए हमारे पास में तीन वैल्यू ए बी एंड सी की। अब इन्हीं चीजों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इनको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इससे पहले कि उससे पहले क्या आती है हमारे पास में आउटपुट बिफोर शिफ्ट। बिफोर शिफ्ट क्या वैल्यूज थी और आफ्टर शिफ्ट क्या वैल्यूज थी, ये आ गए हमारे पास में। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हमें तीन वैल्यूज को यहाँ पे इनपुट में ले लेते हैं। लेना क्या है, एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास में 5, वाई की वैल्यू हमारे पास में 8 एंड जेड की वैल्यू हमारे पास में 10। अब हमें क्या करना है अल्टीमेटली कि एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी 10, वाई की वैल्यू हो जाएगी 5 और जेड की वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगी। वाई की वैल्यू आएगी 5, जेड की वैल्यू आएगी 8 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इनको हम सेव करते हैं, सर्कुलर शिफ्ट को कॉल करते हैं। सर्कुलर शिफ्ट, इसके अंदर हमने पास कर दिया क्या, एक्स वाई एंड जेड। देखिए ये पैरामीटर्स कौन से हैं, एक्चुअल पैरामीटर, और ये पैरामीटर कौन से हैं, फॉर्मल पैरामीटर। अब हम इनको सेव कर रहे हैं, इसको हम रन कराते हैं। बिफोर सभी में लाइन ब्रेक डाल देते हैं, सब कुछ कंफ्यूजन वाला हो गया है। स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर है या सीक्वेंस टर्मिनेटर है। देखिए बिफोर शिफ्ट ए की वैल्यू थी 5, बी की 8, सी की 10। तो अब आफ्टर शिफ्ट क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई 5, सी की वैल्यू हो गई 8 और ए की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, ये तो हमने कराया सारा का सारा काम कैसे, जब हमने इसको यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो भी काम करा था हमने ए बी सी का, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से तो हम इसको कमेंट कर देते हैं अभी। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे सर्कुलर शिफ्ट हो गया है, इसको कॉल हमें यहाँ करना है इस जगह पे। ये आ गया शिफ्ट इंसर्ट, और इसके अंदर ए बी सी नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड है। ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया और ये जेड आ गया। और यहाँ पे कितना आएगा, एक्स, ये आ गया वाई, ये आ गया हमारा जेड। ठीक है, ये तो हो गया बिफोर शिफ्ट। अब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी सारी चीजें फंक्शन के अंदर, वैल्यूज जो पास करी थी। वैल्यूज अगर पास करी है तो उनको यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। तो ये सर्कुलर शिफ्ट को हमने कॉल कर लिया। इसके बाद में हम जब इसको प्रिंट करेंगे तब हमारे पास में बिल्कुल प्रिंट कैसे निकलना चाहिए, स्वैप होने के बाद की वैल्यू आनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। यहां भी क्या हो गया, एक्स वाई एंड जेड, ये F2 कर दिया। अब इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू पहले भी 5 थी और अभी 5 है। 5 8 10, 5 8 10, हमने सारा काम कर लिया, लेकिन चीजें चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई जेड तो यहाँ पे थे, इनका स्कोप यहीं पे खत्म हो जाता है। सर्कुलर शिफ्ट के अंदर हमने जो भी काम करा, हमने कॉल बाय वैल्यू पास करा है, तो सारी चीज यहाँ पर आई। तो अगर हमने जब यहाँ पे चेंज करा तो इसी फंक्शन के अंदर सारी चीज चेंज हो गई थी, लेकिन बाहर से नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको
पास करेंगे कॉल बाई रेफरेंस। अब इनके एड्रेस को हम आपस में चेंज कर देंगे, तो देखिए किस तरीके से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये आ गया मेरे पास में। तो ये जब हम प्रोटोटाइप डिफाइन करेगा तो वहां भी हम इसको पॉइंटर इंटीजर डिफाइन करेंगे। इन पॉइंटर, ये पॉइंटर आ गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू अब ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अब हम इसको शिफ्ट कैसे करेंगे, तो ये जो हमने लिया है वेरिएबल, इसको भी हम क्या कर देते हैं, पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा काम हमें क्या करना है कि जब कॉल बाय वैल्यू जो कर रहे थे उसकी जगह पे हम कॉल बाय रेफरेंस पास कर देते हैं। ठीक है, ये कॉल बाय रेफरेंस हमने पास कर दिया। अब ये टी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि वैल्यू एट टी वो हो जाएगी जो वैल्यू एट सी थी। अब हम एड्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एफ टू हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं और चेक करते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू 5 8 10 थी, अब क्या हो गई 10 5 8। किस तरीके से हो गई, हम इस फंक्शन, अब इस प्रोग्राम को रीड करते हैं क्या हो गया। देखिए हमने क्या यहाँ पे पास कर रखे हैं, पॉइंटर टाइप के फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एड्रेस को लेते हैं यहाँ पे। तो ए के अंदर क्या आएगा, एड्रेस ऑफ एक्स। इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ वाई। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ जेड। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ सी, मतलब कि एड्रेस ऑफ सी के अंदर जो एड्रेस था उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जो कि बी के अंदर वैल्यू थी उसको। तो अब हमने एड्रेस के ऊपर जाके मेमोरीज को आपस में वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। तो हमारा जो इस फंक्शन के अंदर जो करी हुई कैलकुलेशन थी वो इम्प्लीमेंट इसके अंदर भी हो गई है। तो जब भी कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे तो वैल्यू प्रोग्राम में कहीं पर भी उस पर्टिकुलर स्कोप के ऊपर होगा वेरिएबल का, तो वहां पे चेंज हो जाएगी। कॉल बाय वैल्यू के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझ में आया कि जब हमने, अगर हम यहाँ पे एड्रेस पास नहीं करते तो ये वैल्यूज इंटरचेंज नहीं होती, क्योंकि हम एड्रेस लोकेशन को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर जहाँ पे हम एड्रेस को पास ना करके केवल एक्स वाई जेड पास करते और यहाँ पॉइंटर नहीं लगाते तो क्या करता, एक्स वाई जेड की जो कॉपी है वो ये यहाँ पे पास होती है और कॉपी चेंज होती है। और कॉपी का स्कोप इस ओपनिंग पैरेंथेसिस से स्टार्ट होके नीचे वाले पैरेंथेसिस के ऊपर क्लोज हो जाता है। उसका स्कोप इस मेन फंक्शन के अंदर नहीं आता, कॉलिंग फंक्शन के अंदर नहीं आता। तो इस तरीके से हम कॉल बाई रेफरेंस को यूज करते हैं जब अगर हमें मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ चेंजेस करने हो या एक फंक्शन से मल्टीपल टाइप वेरिएबल्स को या मल्टीपल वेरिएबल्स को आउटपुट के अंदर दिखाना हो या रिटर्न करना हो तो। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, if the length of the sides of a triangle are denoted by a b and c then area of triangle is given by this। फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें कैलकुलेशन करनी है ट्राइंगल के एरिया की, फिर एस इक्वल टू दिस। तो इसको सीधा सिंपल तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे किसके ऊपर, इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले हम सेव कर देते हैं इसको, ch09c include stdio.h include conio.h। सभी हेडर फाइल्स का क्या यूज होता है ये हम हमारे हर प्रोग्राम में बताते हुए आ रहे हैं। अगर आपने किसी चीज को बीच में से स्टार्ट करा है तो प्लीज आप उसको वापस से फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करें, ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहे कि किस फंक्शन का या किस कीवर्ड का क्या यूज हो रहा है और क्या यूज नहीं होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेटेड रहें। इंट ए बी एंड सी, ये आ गया हमारे पास में। एक पैरामीटर दे रखे उन्होंने एस, एस की वैल्यू क्या रखी है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब उसके बाद में एरिया निकाल रखा है तो एरिया इसका फ्लोट में निकाल देते हैं हम। एरिया क्या निकलेगा, एरिया इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, स्क्वायर रूट SQRT। SQRT किसके अंदर निकलता है, मैथ डॉट एच के अंदर।
तो वो भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। इंक्लूड math.h हेडर फाइल्स आपको याद रखनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट किसका है? सबसे पहले तो एस है, एस को मल्टीप्लाइड कर दिया हमने एस माइनस ए से, एस माइनस ए, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया हमने एस माइनस बी से, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया हमने एस माइनस सी से। इन सब का स्क्वायर रूट निकाल दिया है और ये हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट निकल के हमारे पास में ट्राइंगल का एरर आ जाएगा। अब हमें इनपुट में क्या लेना है? केवल तीनों के तीनों ट्राइंगल्स लेने हैं। साइड्स ऑफ जो ट्राइंगल है वो साइड्स हमें इनपुट में लेनी है। तो उसको, ये आ गया हमारे पास में आउटपुट। उसको प्रिंटफ में क्या दे देंगे? प्रिंटफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंट एफ, क्या आ जाएगा हमारे पास में? एरिया। ये सिंपल तरीके से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके अंदर इनपुट में लेना है तीनों की तीनों साइड्स। printf एंटर वैल्यू ऑफ साइड ए, क्या आएगी वो बताओ। कैसे बताओ? स्कैनफ से चले जाओ। इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है हमने, तो इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा और यहाँ पे एम्परसेंट ए आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को ए बी सी के साथ हमें कॉपी करना है। इन तीनों को हमने कॉपी कर लिया। शिफ्ट इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट, वैल्यू ऑफ साइड बी, ये आ गया हमारे पास में बी। वैल्यू ऑफ साइड सी, तो क्या चला गया हमारे पास? साइड ऑफ सी। ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, ये आ गया। लेकिन हमें बोला गया कि फंक्शन हमें बनाना है एरिया को कैलकुलेट करने का। फंक्शन पूछा है या उसी के अंदर राइट है फंक्शन, फंक्शन बोला गया। तो हम क्या करेंगे? एक फंक्शन कैलकुलेट कर देंगे जो कि हमारे पास में फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल्स को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए लिख देते हैं फ्लोट एरिया ऑफ ट्राइंगल। इनपुट में हम क्या ले रहे हैं? इससे इंटीजर टाइप के 3 पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे प्लॉट कर दिया एरिया ऑफ PRI, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, केस सेंसिटिव होती है। तो हम तो सीधा इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। इंट ये क्या आएगा हमारे पास में? सी, ये आ जाएगा हमारे पास बी, ये आ जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया कितना? सी, ये ले लिया हमने फ्लोटिंग टाइप का, क्योंकि डिवाइड करना हमको, तो डिवाइड करना है फ्लोट एस इक्वल टू क्या आने वाला हमारे पास में? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। देखिए इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट भी हमारे पास इंटीजर आएगा। तो इस वैल्यू को ठीक करने के लिए इसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आउटपुट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट आउटपुट हमारा एक्चुअल आ जाएगा। ये आ गया। अब इसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा हमारे पास में। इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ये यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए एरिया का वेरिएबल हमने डिक्लेयर तो यहाँ कर रखा है, लेकिन हम उसको यूज वहां कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। उसको यहाँ कॉल करेंगे तो आउटपुट के अंदर हमारा डिस्प्ले चेंज हो जाना चाहिए। इस एस को हम यहाँ से हटा देते हैं।
ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन हम वहीं करेंगे। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल और पास कर दे देंगे। क्या करेंगे, फ्लोटिंग इंटीजर, फ्लोट स्टार। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट स्टार, कौन सा आएगा, एरिया। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू एट एड्रेस, ये रिटर्न में चला गया है और हम इसका फ्लोटिंग टाइप हटा देते हैं, इसको कर देते हैं वॉइड। यहां से भी हम कर देते हैं इसको वॉइड। हम इसके अंदर एक साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो अब ये चीज आ गई है, इनपुट में आ गया सब कुछ। इसको आने के बाद में हम इसको फंक्शन को केवल कॉल करने का काम रह गया हमारे पास में। शिफ्ट इंसर्ट, इसके अंदर क्या करा इसने, सबसे पहले तो हमने क्या भेज दिया, ए को भेज दिया, बी को भेज दिया, सी को भेज दिया एंड एड्रेस ऑफ एरिया यहाँ पे हमने भेज दिया है। कैलकुलेशन कुछ नहीं करी है ना, हमारे पास में रिटर्न टाइप आया और वैल्यू ऑफ एरिया डिस्प्ले ये हमें कर देगा। ये फंक्शन का प्रॉपर स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर देते हैं। शिफ्ट इंसर्ट F2, यस, कंट्रोल F9, यस, 4 5 6, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6.480741। अब इसके एरिया को निकाल सकते हो, जबकि हमने क्या करा है, एरिया की कैलकुलेशन मेन फंक्शन के अंदर नहीं करी है। एरिया की कैलकुलेशन हमने इस फंक्शन के अंदर करी है, आउटर फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करी है। लेकिन यहाँ पे हमने एरिया का एड्रेस पास कर लिया था, तो एड्रेस, इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू थी उसको हमने जब इस फंक्शन में चेंज कर दिया तो वो चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई। तो कॉल बाय रेफरेंस जब भी करते हैं तो वैल्यूज मॉडिफाई हो जाती हैं एक्चुअल पैरामीटर्स की। फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू तो नॉर्मल कॉल बाय वैल्यू से भी चेंज हो जाती है, कॉल बाय रेफरेंस से भी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करना है तो आप कॉल बाय रेफरेंस का ही यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है, राइट ए फंक्शन टू कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड यूज इट टू डेवलप another function that will compute the area of the triangle whose vertices are the, use these function to develop a function which return a value if one is point xy lie inside the triangle ABC, otherwise return a value 0। देखिए हमारे सामने पॉइंट एक ट्राइंगल दिया है जिसके 3 पॉइंट्स है ए बी सी। तो हमें जो फंक्शंस इस पूरे प्रोग्राम में करने, 3 फंक्शन बनाने। पहला तो निकालना है डिस्टेंस का, जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद में निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एरिया, जो यूज करेगा डिस्टेंस फंक्शन को। उसके बाद में हमें निकालना है इनर पॉइंट, जो कि यूज करेगा ट्राइंगल को, ट्राइंगल ऑफ एरिया का, जो बताने के लिए कि जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो किसी ट्राइंगल के अंदर लोकेटेड है कि उसके बाहर लोकेटेड है। तो जैसे कि ट्राइंगल के अंदर डिवाइडेड है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आ रहा है एक्स वाई, इसके ऊपर जब ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के साथ में ड्रॉ करते हैं हम लाइनें, तो 3 ट्राइंगल बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बाहर वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो मतलब कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये ट्राइंगल के कहीं पे बाहर एग्जिस्ट करता है। जो पॉइंट ए बी सी एंड एक्स वाई दिए गए, ये हमने एग्जांपल के लिए ये चीज ले ली है। अब इनके बेस के ऊपर हम पूरे फॉर्मूले बनाएंगे और फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास में ये आता है कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि किस तरीके से हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x3 माइनस x1 की स्क्वायर, मतलब कि जो 2 पॉइंट्स आते हैं उनके बीच में निकालना है, x की डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो x3 माइनस x1 हो गया, y की डिस्टेंस निकाली तो y3 माइनस y1 हो गया। तो जो x एंड y निकला उनका स्क्वायर, पावर स्क्वायर निकाल के उनको एडिशन करने के बाद में उसको निकाल देंगे स्क्वायर रूट, तो निकल जाएगी पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल मैथमेटिक फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है कोड के थ्रू। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इंक्लूड stdio.h, s include conio.h,
हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे एसक्यूआर स्क्वायर रूट का और पीओडब्ल्यू पावर फंक्शन का। ये दोनों के दोनों डिफाइंड है किसके अंदर? मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। एसटीडीआई डॉट एच का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। कोने डॉट एच का यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर सीएलआर एससीआर एंड गैच दोनों फंक्शन डिफाइंड हैं, जो कि दोनों का स्पेशल पर्पज है। तो अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए सभी के अंदर हमने यूज करा है सीएलआर एससीआर का एंड गैच का। सीएलआर एससीआर क्यों यूज में होता है? फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन। और जीटीसीएच का यूज होता है फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। अगर आपने पूरे प्रोग्राम स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं तो प्लीज सभी प्रोग्राम्स को स्टार्टिंग से देखिए। चैप्टर 1 से करेंगे तो आपको सारी एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर होने लगेगी और सी प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके प्रोग्रामिंग के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स। डबल कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट कर लेते हैं डबल्स के थ्रू, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड एक और आइडेंटिफाई करना हमको x एंड y को कि दोनों एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। ये डबल हो गया हमारे पास में। तो सबसे पहले तो हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि हमें बताएगा कि डिस्टेंस क्या है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फंक्शन हम यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं उसका। तो इसके अंदर क्या लेंगे? इनपुट के अंदर तो क्या जाएगा? पॉइंट जाएंगे। तो पॉइंट कैसे जाएंगे? x1 एंड y1 x2 एंड y2। इसके बाद में हमें एक निकालना है ट्राइंगल का एरिया। तो उसके लिए क्या बोल दिया हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके लिए हमें क्या पास करेंगे? पॉइंट का पास करने पड़ेंगे x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। तो क्या यूज कर रहे हैं? डबल x1 डबल y1 डबल x2 डबल y2 डबल x3 डबल y3। इसके बाद में हमें यूज करना है इनर फंक्शन का यूज करना है, जो कि एक और फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे जो एक्स वाई पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसका प्रोटोटाइप भी हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे पहले ही। इनर पॉइंट, इसके अंदर क्या करेंगे? जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पास कर रखे हैं वो तो सारे पास करेंगे ही। ये जो ट्राइंगल्स के अंदर तो ये तो जाएगा ही जाएगा। तो उसको हमने कर लिया कॉपी। इस ट्राइंगल के बेस पे चेक करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो कहाँ चेक करेंगे? हम लास्ट के अंदर उसको पैरामीटर में पास कर रहे हैं। तो हमने 3 फंक्शन बनाने, तीनों के हमने प्रोटोटाइप तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब हमें एक एक करके इनकी डेफिनेशन लिखनी है और इनको चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेकर के चलेंगे किसको? डिस्टेंस को। डबल डिस्टेंस, डबल एक्स कॉपी कर लेता हूं यहीं से। ये मैंने इसको एंट्री करके इसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जब अब मैंने डिक्लेयर करा है कि डबल टाइप का रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप का अवेलेबल होना चाहिए। तो डबल में मैं क्या कर देता हूँ? डबल में डिस्टेंस जो भी आ रही होगी डी, उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा क्या? डी। ठीक है, अब इसी तरीके से अब इसके बाद में फंक्शन किसकी डेफिनेशन लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल की भी लिखूंगा और इनर फंक्शन की भी लिखूंगा। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे हम इनको डिफाइन कर देते हैं। देखिए ये तो केवल प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है विद एक्चुअल पैरामीटर्स। ये फॉर्मल पैरामीटर होगा कि फॉर्मल पैरामीटर में डिक्लेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से अब ये हो गया हमारा इनर पॉइंट वाला। F2 करके मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा, एंट्री कर दी, बाहर निकल गई। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं फंक्शंस बने हुए हैं। हाँ ठीक है, अब हमें ये चेक करना है। सबसे पहले तो ये निकल गई यहाँ पे डिस्टेंस, और इस वाला ये वाला फॉर्मूला निकाल के देगा हमको एरिया। तो डबल दे दिया मैंने एरिया। इसके अंदर रिटर्न करना है एरिया को, तो ये मैंने बोल दिया इसको एरिया रिटर्न में हो जाओ। ठीक है, इनर पॉइंट, इसके अंदर हमें 0 या 1 रिटर्न करना है। तो 0 या 1 कितने होगा? इंट पॉइंट होता है।
तो इंट के अंदर की मतलब कि इनर है या बाहर है वो चीज चेक करनी है। इनर इंट के अंदर क्या चेक हो जाएगा, चलो हम इसको इस तरह डिक्लेयर ना करके हम इसके अंदर यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर का। अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस निकालनी होती है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला एक्स एंड वाई। इसके अंदर एक्स क्या होता है, एक्स होता है x2 माइनस x1, y क्या होता है y2 माइनस y1। अब जो d होगा वो d कैसे निकलेगा, पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनका स्क्वायर रूट, ये निकल गया दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये रिटर्न हमने डी कर दी। अब आएगा हमारे पास में ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को ऐड करते हैं, उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस। उसकी काउंटिंग टोटल तीनों साइड्स का टोटल कितना हो गया, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा। पहले तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 प्लस डिस्टेंस x2 y2 एंड x3 y3। तो उसके लिए हम ए बी सी तीनों साइड्स ले लेते हैं और उनके अंदर अलग अलग डिफाइन कर लेंगे ताकि हमको क्लियरली पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो x ये वाली जो डिस्टेंस आ गई है, ये साइड आ गई है, बी साइड में क्या आ गया, x2 y2 x3 y3। सी साइड में क्या आ गया, x3 y3 x1 y1। तो ये हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। तीनों साइड्स आने के बाद में हम निकालते हैं एस को। एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये भी मैथमेटिकल फॉर्मूला, अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है तो हम इजी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना नहीं है। प्रोग्रामिंग का यूज तो हम केवल इंप्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको एरिया का ट्राइंगल निकालना नहीं आता है, डिस्टेंस निकालना नहीं आता, तो पहले आप उन चीजों के फॉर्मूले सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अब आ जाएगा हमारे पास में एरिया। एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी, इन सब का स्क्वायर रूट, ये निकल गया एरिया। तो एरिया इसने रिटर्न कर दिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसा कि हमने इनिशियली साइड के अंदर चेक कर लिया है कि एक ट्राइंगल के अंदर बीच में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उस पॉइंट से जब तीनों पॉइंट्स को लिंक करेंगे तो 3 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। अगर उन तीनों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया का सम बाहर वाले जो मेन ट्राइंगल है उसके इक्वल होगा तो मतलब कि पॉइंट उस ट्राइंगल के इनर सर्किल के अंदर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसके आउटर साइड में एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का। डबल एरिया 1 कर देते हैं हम, एरिया 2 कर देते हैं, एरिया 3 हो गया, और एरिया जो कि बाहर का हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 कैसे होगा। एरिया 1 कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल फंक्शन का। इसका हमने यूज करा, इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, x1 y1 x2 y2 xy। इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
सबसे लास्ट में तो हम निकालेंगे एरिया का कैलकुलेशन, तो x1 y1 x2 y3 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ये तो मेन पॉइंट्स निकाल दिया उसने, जो मेन ट्राइंगल था। ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, तो इसके अंदर हमने निकाला x1 और x2 का यूज करा है। इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं x2 y2 x3 y3 xy, और ये हो गया यहाँ पे x3 y3 x1 y1। इस तरीके से इसने हमारे पास में चारों ट्राइंगल्स का एरिया आ गया। अब हमें क्या चेक करना है कि एरिया ऑफ मेन ट्राइंगल इक्वल टू, अगर सम ऑफ एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 है तो रिटर्न में क्या चला जाएगा 1, अदरवाइज क्या चला जाएगा 0। तो हमने एरिया डिफाइन कर दिया, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3। अब हम तीनों एरियाज को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं एरिया की वैल्यूज क्या आ रही है, और हम रिटर्न भी क्या कर रहे हैं, अगर एरिया की वैल्यू इक्वल टू है इन तीनों एरियाज के सम के बराबर तो रिटर्न में चला जाएगा 1, अदरवाइज चला जाएगा 0। तो देखिए हम एरिया 1 निकाला तो क्या आया 2, एरिया 2 आया तो 2, एरिया 3 भी 2 आया, एरिया टोटल आ गया 6। देखिए 2 + 2 + 2 6 इक्वल टू 6 हो गया, बस रिटर्न में वैल्यू क्या कर रहा है 0। क्यों? क्योंकि ये हमने रिटर्न में क्या रखा है, डेसिमल वैल्यू ले रखी है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू ले रखी है, तो इसके अंदर आगे जाकर कुछ पॉइंट्स के अंदर हो सकता है कुछ दिक्कत हो। तो इसको क्या करेंगे, अगर एरिया माइनस इक्वल टू 0 है तो देखते क्या आता है। तो वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, इस वैल्यू को हम प्रिंट करवाते तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। प्रिंट टैब के अंदर /n %LF, ये जो वैल्यू निकली है इसको हमें प्रिंट करवाना है, इसको यहां से यहां पे। कंट्रोल F9 करा हमने, तो रिटर्न में आ रही -0.00000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम कर देते हैं, इसकी वैल्यू अगर इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न में 1 आए, अदरवाइज 0 आ जाए। रिटर्न वैल्यू इज 0। इसको प्रोग्राम को मैं वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ इसमें कंपाइलर की तरफ से कुछ दिक्कत आई है। CH09_C_F.C, ये हमारा प्रोग्राम आ गया, इसको हमने रन करा दिया तो रिटर्न में आ गया हमारे पास में 0 आ रहा है। नेगेटिव में हमारे पास में 0 आ रहा है, एरिया माइनस, तो इसको क्या कर दें, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम इसको कर देंगे 1, अदरवाइज फॉल्स। तो रिटर्न में क्या आ गया, वैल्यू 1 की हाँ ये जो पॉइंट आया है वो हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा अगर इसको कुछ पॉइंट के अंदर कुछ भी करेक्शन करके चेक करेंगे तो आपका अलग से आउटपुट आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है राइट ए फंक्शन टू कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन गिवन बाय दिस एल्गोरिथम, और ये एग्जांपल दिया गया हमारे पास, कोई एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेटेस्ट डिवीजन निकालना है। तो इसके अंदर हमारे पास में जे की वैल्यू दी गई कितनी 1980, ए की वैल्यू दी गई फॉर एग्जाम्पल की 1617। तो ये जो एल्गोरिथम हमें दी गई वो किस तरीके से काम करती है, कि जो फर्स्ट स्टेप आएगी उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि 1980 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं 1617 से, तब तो वैल्यू आती है 1। लेकिन
1980 के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं 1617 के ऊपर, तो वैल्यू आती है हमारे पास में 363। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो जाता है, 1617 डिवाइडेड बाई 363, मतलब कि जो जे, यहाँ पे तो जे की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे जे था 1980, जो कि सेकंड स्टेप के अंदर जे की वैल्यू क्या हो जाती है 1617, मतलब कि के, और के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 363, जो कि मॉड्यूलो ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इससे जो लास्ट में जो बचेगा वो हमारा ग्रेटेस्ट डिवीजर आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर, इंक्लूड stdio.h फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इंक्लूड conio.h। तो हम प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते हैं डिवीजर का, दो वेरिएबल इसके अंदर पास होंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू पास होगी, void main फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले हम लिख देते हैं CLR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। अब जो हमारे पास में वेरिएबल्स आएंगे उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम डिवीजर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमने लिया int j एंड int k। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जो j आएगा उसको जब k से डिवाइड करेंगे तो वो तो j बन जाएगा, और जो k आएगा वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो किस तरह से इनिशियली हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया हमने t, तो t के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में डाल दिया कितना k, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कितना हो जाएगा, j के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, वो तो हो गया k, लेकिन अब जो j आ गया है वो j क्या आ गया है, जो कि हमारा p था, जो कि इनिशियली था। अब ये वाला जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि डिवीजर हमारा 0 नहीं हो जाता। डिवीजर मतलब कि k, जब तक कि k इज नॉट इक्वल टू 0, ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो इससे लास्ट के अंदर जो वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास में, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट डिवीजर रिटर्न हम कर देंगे इसका j। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इंट j इक्वल टू दिया था 1980, k इक्वल टू था 1617। हम इसको कॉल करते हैं, यहाँ हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डिवीजर का d के अंदर हम इसको पास कर लेते हैं d इक्वल टू डिवीजर, ये कर दिया हमने j के, वो प्रिंट टाइप के अंदर कर देंगे ग्रेटेस्ट डिवीजर इज %d, ये हो जाएगा कितना d। फंक्शन हमने सेव करा, कंट्रोल F9 करा, तो आगे हमारे पास ग्रेटेस्ट डिवीजर इज 33। अब इस वैल्यू को हम किसी से भी चेंज करके कोई भी वैल्यू को इनपुट में ले सकते हैं। अब ये तो हमने ले लिया था नॉर्मल तरीके से, j एंड k को स्पेसिफाई कर दिया। अब किसी का भी वैल्यू को निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इनपुट में ले लेंगे j एंड k, printf एंटर वैल्यू ऑफ j, कैसे आएगी, स्कैनफ, यह आएगा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि इंटीजर है, %j इनपुट लेने के लिए लगाते हैं, तो क्योंकि एड्रेस को डिनोट करता है %, printf एंटर वैल्यू ऑफ k, कितनी आएगी उससे आ जाएगी, स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा इंटीजर, ये आ गया यहाँ पे %k फॉर फॉर्मेटिंग इनपुटिंग वैल्यू, और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल देगा। अब इसको हम रन करा देते हैं, एरर आ गई। %d ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने सीक्वेंस टर्मिनेटर नहीं लगाया है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया है, ये डाल दिया जैसे मैंने 1 3 2, ये डाल दिया मैंने 2 3, तो ग्रेटेस्ट डिवीजर इज 1 आ गया। जो हमारा
क्वेश्चन में दिया हुआ था 19801617, यह आ गया 33। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसी के साथ चैप्टर 9 भी पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो चुकी हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ चैप्टर 10 की तरफ, जिसके अंदर की हम स्टडी करेंगे रिकर्जन की। ओके, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कंटिन्यू बने रहें और हर चीज का अपडेट आपके पास में रेगुलरली अवेलेबल होता रहे। थैंक यू वेरी मच।